स्वाध्यायः परमः। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर महारुद्र प्रताप सिंह चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सबका स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वह विषय है बीए द्वितीय वर्ष मुख्य और गौण का पेपर हिंदी नाट्य, जिसका पेपर कोड है HNDMS 203। इस पेपर के अंतर्गत हमने इकाई 5 के बारे में बात की हुई थी। इकाई 5 इसको हमने 3 भागों में विभाजित किया था। इसकी रूपरेखा अगर हम देखें तो सबसे पहले इकाई का नाम था हिंदी के प्रतिनिधि नाटककार और उनके प्रमुख नाटकों का परिचय। इसमें रूपरेखा की बात करें तो सबसे पहले प्रस्तावना, फिर भारतेंदु युग जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, फिर प्रसाद युग जिसमें प्रतिनिधि नाटककार थे जयशंकर प्रसाद, फिर प्रसादोत्तर युग और अंत में सारबिंदु। अब इस इकाई को हमने 3 भागों में विभाजित किया है। प्रथम भाग में हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके नाटकों के बारे में विस्तार से बात की थी, जिसके अंतर्गत हमने हिंदी नाट्य परंपरा का विकास, समाज और संस्कृति पर उसका प्रभाव, फिर भारतेंदु युग उसकी भी हमने बात विस्तार से की थी। बाद में भारतेंदु के अलग अलग नाटक जैसे कि अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, नील देवी, प्रेम जोगिनी, सती प्रताप, ऐसे आदि नाटकों की बात हमने भाग 1 में की हुई थी। आज हम बात करने वाले हैं भाग 2 की, जिसके अंतर्गत हम प्रसाद की बात करेंगे। जयशंकर प्रसाद। हिंदी साहित्य के नाट्य विधा में जयशंकर प्रसाद का नाम उल्लेखनीय है। नाट्य विधा को जयशंकर प्रसाद से पूर्व का और उनके बाद का युग उसके हिसाब से ही बांटा गया है। अब प्रसाद किन किन बातों में सबसे अलग है और उन्होंने जो नाटक लिखे उसकी विशेषताएं क्या थी, उसको हम विस्तार से आज देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रसाद युगीन प्रतिनिधि नाटककार जयशंकर प्रसाद। तो हिंदी नाट्य साहित्य में उनका योगदान, भारतीय इतिहास और संस्कृति का उत्थान, उनके नाटकों में भारतीय इतिहास और संस्कृति का उत्थान देखने को मिलता है। प्रसाद के नाटकों में भारतीय संस्कृति और इतिहास को गौरवपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया है। वे अपने नाटकों के माध्यम से भारतीय मूल्यों, नारी गरिमा, राष्ट्रीय भक्ति और मानवतावाद को उकेरते हैं। उसके बाद है नाटकों की काव्यात्मकता। उनके नाटकों में काव्यात्मक भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है, जिससे वे भावनात्मक और कलात्मक दृष्टि से अत्यंत प्रभावशाली बन जाते हैं। अब प्रसाद जो है, उनके नाटकों को दूसरों से अलग किस प्रकार से हम कर सकते हैं, तो सबसे पहला मुद्दा अगर कोई है तो वह है उनकी ऐतिहासिकता और संस्कृति का उत्थान उसमें दिखाया गया है। उन्होंने पारंपरिक जो हमारे पुराना इतिहास जो है उसके ऊपर अधिक नाटक लिखे हुए हैं। और दूसरा है उनके नाटकों की भाषा, काव्यात्मक शैली में ऐसे ऐसे वर्णन किए गए हैं जैसे आपको लगेगा कि आप पद्य पढ़ रहे हैं या गद्य पढ़ रहे हैं, ये आपको पता नहीं चलेगा। कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमें शब्दकोश में ढूंढने पड़ेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। तो प्रसाद के नाटकों को पढ़कर हमारे शब्द शक्ति, शब्द स्मृतियाँ और भी बढ़ सकती है, नए नए शब्द हमें जानने को और सीखने को मिल सकते हैं। अब उनके प्रमुख नाटकों की अगर हम बात करें तो सबसे चर्चित और महत्वपूर्ण नाटक है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त नाटक मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त और चाणक्य के जीवन पर आधारित है। इसमें चाणक्य की कूटनीति और चंद्रगुप्त के संघर्ष को दिखाया गया है। यह नाटक राष्ट्रीय चेतना को प्रेरित करने वाला है। अब चंद्रगुप्त नाटक जो है, चंद्रगुप्त मौर्य इस नाम से हम सब परिचित हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद के साम्राज्य के ऊपर जिस प्रकार से अकेले व्यक्ति द्वारा किसी सम्राट को हराना संभव क्यों हुआ था चाणक्य के कारण, तो चाणक्य की जो कूटनीति है वह पहले से ही हम जानते ही कि चाणक्य ने अकेले ही प्रतिज्ञा की हुई थी कि जब तक घनानंद के राज्य को समाप्त ना कर दे तब तक वो अपनी शिखा नहीं बांधेंगे। और इसी खोज में वो पूरे भारत में भटकते रहते हैं कि किसी योग्य व्यक्ति को मिला जाए, उसको लिया जाए और उसको तैयार किया जाए घनानंद के विरुद्ध। और आगे चलकर चंद्रगुप्त उनको मिलते हैं। चंद्रगुप्त एक बहुत ही श्रेष्ठ योद्धा बनकर निखरते हैं और एक
कुशल शासक के उनके अंदर सारे गुण देखने को मिलते हैं। उनका जो ये था कि वो लड़ सकते हैं और मतलब कि एक श्रेष्ठ राजा उसके अंदर उन्होंने देख लिया था। तो चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त को तैयार किया और बाद में घनानंद को उसके द्वारा मरवाया और मगध जो जो राज्य था वह उन्होंने लेकर पूरे भारत को एक किया और भारत के सम्राट के रूप में हमारे सामने आज वो हमें इतिहास में पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त की वीरता और राष्ट्रभक्ति को दर्शाता है। स्कंदगुप्त ने हुणों के आक्रमणों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। अब स्कंदगुप्त गुप्त साम्राज्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, उनके बाद जो साम्राज्य स्थापित हुआ था वह आता है गुप्त युग। तो गुप्त युग में स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त भी हुए हैं, समुद्रगुप्त। ये जो गुप्त शासनकाल जो था उस समय भारत में हुणों का आक्रमण लगातार हो रहा था। तो समुद्रगुप्त ने हुणों के आक्रमण का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। यह नाटक राष्ट्रवाद और कर्तव्यनिष्ठता को प्रेरित करता है। बाद में है ध्रुव स्वामिनी, समाज और नारी चेतना पर केंद्रित नाटक। ध्रुव स्वामिनी जो है वह नाटक, उसकी प्रमुख नायिका है ध्रुव स्वामिनी और ध्रुव स्वामिनी अपने आत्मसम्मान और अधिकारों के लिए संघर्ष करती दिखाई देती है। यह जयशंकर प्रसाद का सबसे प्रसिद्ध सामाजिक नाटक माना जाता है। ध्रुव स्वामिनी के द्वारा एक नारी की चेतना का इसमें जिक्र किया गया है। नारी सशक्तिकरण की अगर हम बात करें कि इस इतिहास में जिस प्रकार से नारी को हमेशा हाशिए में रखा गया है, उनको समाज में वह स्थान कभी नहीं मिल पाया था, उस स्थान को देने का कार्य चंद्रगुप्त इन्होंने प्रसाद ने किया हुआ है। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के द्वारा उस समय नारी के स्वाभिमान की रक्षा अपने कलम के द्वारा उन्होंने की है। आगे आता है अजातशत्रु। मगध के राजा अजातशत्रु पर आधारित यह नाटक है। इसमें शक्ति और करुणा के द्वंद्व को प्रमुखता से दिखाया गया है। अब शक्ति और करुणा दोनों के द्वंद्व को इसमें प्रमुखता से दिखाया गया है। ये सारे जो नाटक हैं वो सारे के सारे ऐतिहासिक नाटक हैं। आज से 2500, 3000 या 2000 वर्ष पूर्व जो संस्कृति हमारे यहाँ थी, जो इतिहास हमारा गौरवशाली इतिहास है, उसके ऊपर ये सारे नाटक लिखे गए हैं। आपको ऐसा ही लगेगा कि आप उस युग में प्रविष्ट कर चुके हैं। उसकी भाषा इस प्रकार से ली गई है, कठिन शब्दावली है। प्रसाद के नाटक को एक बार पढ़कर उसको याद करना है, उसको समझना कठिन है, इतना सरल नहीं है, क्योंकि उनकी भाषा जो है वो काव्यात्मक है और काव्यात्मक भाषा आपको एक बार पढ़ने पर याद नहीं रहती। उसको आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, शब्द को समझना पड़ेगा और उसके बाद उसको आप संपूर्ण रूप से समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो ऐतिहासिक नाटक लिए गए हैं, तो उस वक्त की अगर आप बात कर रहे हो तो उस वक्त की भाषा जो थी उसके मुताबिक भाषा भी होनी चाहिए जो संस्कृतनिष्ठ हो, जिसमें उर्दू फारसी शब्द ना आए, क्योंकि उस समय उर्दू फारसी भाषा थी ही नहीं। तो इस प्रकार उस समय के वातावरण को दिखाने के लिए जयशंकर प्रसाद ने संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का प्रयोग किया था और काफ़ी हद तक वह इस पर सफल भी हुए हैं। उनके नाटक को जब उसके ऊपर समीक्षा की जाती है तो समीक्षक हमेशा कहते हैं कि प्रसाद के नाटक रंगमंच के अनुकूल नहीं है, उनके नाटक को उनका मंचन नहीं हो सकता है, क्योंकि चित्रण ऐसा ऐसा किया गया है। तब प्रसाद उनका विरोध करते हुए कहते हैं कि नाटक जो है वो रंगमंच के अनुरूप लिखे नहीं जाते हैं, रंगमंच को नाटक के अनुरूप बनाना चाहिए। तो उन्होंने अपनी कलम जिस प्रकार से चलाई तो रंगमंच को ध्यान में रखकर उन्होंने नाटक नहीं लिखे हैं। उन्होंने कहा कि नाटक के अनुरूप रंगमंच तैयार करना यह आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है कुशल नाटक लिखना, यही साहित्यकार का कर्तव्य है। तो इस प्रकार जयशंकर प्रसाद अन्य नाटककारों से यहाँ पर थोड़े अलग दिखते हैं। जयशंकर प्रसाद के नाटकों की अगर विशेषताओं की बात करें तो उनमें राष्ट्रवादी और ऐतिहासिक चेतना देखने को मिलती है, काव्यात्मक भाषा और अलंकारिक शैली देखने को मिलती है। जैसे हमने आगे बात की कि उनका जो साहित्य है उस पर भी जो नाटक उन्होंने लिखे हैं उसमें काव्यात्मक भाषा देखने को मिलती है। समाज सुधार और नारी स्वतंत्रता की भावना देखने को मिलती है। समाज सुधार, उन्होंने जो भी नाटक लिखे हैं कुछ ना कुछ समाज के ऐसे पिछले वर्ग के लोगों के लिए, उनके विकास के लिए उन्होंने अपने नाटक में अपनी कलम चलाई है। नारी चेतना को लेकर जैसे हमने बात की कि ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है उसकी नायिका ध्रुव स्वामिनी है, तो उसके संघर्ष की गाथा पूरी हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से नारी स्वतंत्रता की भावना भी उनके नाटक में हमें देखने को मिलती है। चरित्रों की मनोवैज्ञानिक गहराई, अब जो जो चरित्र हैं प्रसाद के नाटकों में, चंद्रगुप्त को हम ले लें, चाणक्य को ले लें,
ध्रुव स्वामिनी को ले लें, स्कंदगुप्त को ले लें, तो सभी के जो चरित्र हैं उनकी जो गहराई है वो हमें देखते ही बनती है कि एक एक पात्र के ऊपर उतना अच्छे से काम किया गया है कि आप उसको पढ़ने के बाद आप ही वहाँ पर मौजूद है, आपको ऐसा लगेगा, उसकी मनस्थिति से आप रूबरू हो पाएंगे। वो क्या सोच रहा है, उसकी स्थिति उस समय कैसी रही होगी, यह आप महसूस कर सकते हो। संवादों की उच्च साहित्यिक गुणवत्ता। अब क्योंकि जयशंकर प्रसाद स्वयं बहुत ही अच्छे कविता लिखते थे, छायावाद के प्रमुख स्तंभ थे, तो काव्यात्मकता तो उनके अंदर थी ही। इस कारण उनका जो गद्य साहित्य है उसके अंदर भी संवादों की उच्च साहित्यिक गुणवत्ता देखने को मिलती है। काव्यात्मक नाट्यात्मक संवाद लिखना वो उनके लिए बहुत ही सरल कार्य था, क्योंकि अच्छी से कविताएं वो लिखते रहते थे। अब निष्कर्ष के तौर पर अगर हम बात करें तो जयशंकर प्रसाद के नाटकों ने हिंदी साहित्य को नई ऊंचाई दी है। हमने पहले भी बात की कि जब भी हिंदी साहित्य के इतिहास में नाटक विधा की बात चलती है तो नाटक विधा में उसकी जब बात चलती हो तो प्रसाद के पहले का नाटक, मतलब प्रसाद के पहले का युग, प्रसाद युग और प्रसाद के बाद का युग, इस प्रकार से नाटक के क्रम को विभाजित किया गया है। अब सोचिए कि प्रसाद की महानता क्या रही होगी कि उनको केंद्र में रखकर पूरे नाट्य साहित्य के विधा की बात चलती है। उनसे पहले जो नाटक लिखे गए और उनके बाद जो नाटक लिखे गए, केंद्र में हमेशा प्रसाद को ही रखा गया है। उन्होंने ऐतिहासिक और सामाजिक विषय को गहराई से प्रस्तुत किया है। अब ऐतिहासिक और सामाजिक विषय, भारत में हम देखते हैं कि समाज में विभिन्न प्रकार के लोग हमें देखने को मिलते हैं। बाकी देशों से हमारे यहाँ सांस्कृतिक जो एक से अधिक संस्कृति साथ में बसती है, तो सांस्कृतिक विविधता जो देखने को मिलती है वो अन्यत्र दुर्लभ है। तो प्रसाद ने अपने नाट्य साहित्य में वह सारी संस्कृति को संजोया है। तो और आगे है, हिंदी नाटक लेखन की दिशा को बदला और अमिट छाप छोड़ी। हिंदी नाटक की जो लेखन की दिशा थी, सब लोग यही सोच रहे थे कि नाटक तो ऐसा ही होना चाहिए जो रंगमंच पर आसानी से जिसका मंचन किया जा सके। प्रसाद ने कहा कि नहीं, नाटक ऐसा कतई नहीं होना चाहिए कि मंचन को ध्यान में रखकर आप उसको लिखें। आज के युग में अगर हम बात करें तो प्रसाद के नाटकों को हम आसानी से उसका मंचन कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल युग आज आ गया है। आपको पर्दे के ऊपर जो भी दिखाना हो, स्क्रीन के माध्यम से आप उसको दिखा सकते हैं। तो आज से 100 साल पहले प्रसाद ने जो नाटक लिखे थे, भले ही उस समय रंगमंच जो है वो इतना विकसित नहीं था कि सारे दृश्य उसके ऊपर हम दिखा सके, लेकिन आज के ऐतिहासिक मतलब आधुनिक युग में रंगमंच इतना विकसित हो गया है कि प्रसाद के नाटकों को आसानी से, सरलता से हम उसको दिखा सकते हैं और दर्शक देखकर उसको आनंद भी महसूस करेंगे। तो प्रसाद के जो नाटक है आज भी प्रासंगिक हैं। हमें मौर्य काल के बारे में पढ़ना हो, गुप्त शासन के बारे में पढ़ना हो, उस समय क्या क्या युग अनुकूल परिस्थितियाँ थी, उन सब के बारे में अगर पढ़ना हो, जानना हो, तो प्रसाद के नाटकों के माध्यम से हम उसको बड़ी सरलता से जान सकते हैं। और हर एक संवाद में, एक एक लाइन में हम उनकी विद्वत्ता हमें देखते ही बनती है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार से हमने प्रसाद युग की इसमें बात की है। अब इस इकाई को हमने 3 भागों में विभाजित किया था। सबसे पहले हमने देख लिया भारतेंदु युग, अभी हमने बात की प्रसाद युग की, और प्रसाद युग के बाद प्रसादोत्तर युग में जो नाटककार हुए हैं उनके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो इस इकाई का दूसरा भाग यहाँ पर समाप्त होता है। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में इसी इकाई के तीसरे भाग को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।